मैं कर लूँगा। ड्रीम 11 पे इस हफ्ते हर दिन बनेंगे 250 लखपति, तो टीम बनाना मत भूलना। सो व्हाट इज़ द प्रमोशन? सबसे पहले विलोबी जो थे इन्होंने बोला था प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर प्रोबेबली रैंक फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस। मतलब विलोबी ने बोला था कि जो प्रमोशन है दिस इज़ द रैंक फर्स्ट एज ए इम्पोर्टेंस। ओके, एल डी वाइट ने बोला राइटली पॉइंटेड आउट ए बैडली प्लान प्रमोशन सिस्टम हार्म एन ऑर्गेनाइजेशन। एल डी वाइट ने बोला था कि अगर कोई बैडली प्रमोटेड है तो वो हार्म करेगा। ब्रिटिश फुलटन कमेटी जो थी, फुलटन कमेटी 1966 में आई थी, इन्होंने कहा था राइट प्रमोशन एट राइट टाइम इज़ ए एसेंशियल पार्ट। इसने कहा था राइट प्रमोशन राइट टाइम एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, प्रमोट का मतलब होता है डेराइव फ्रॉम ए लेटिन दैट इज प्रमोवर, प्रमोवर। ओके, दैट मीन्स इट इज़ विच मीन्स टू मूव फॉरवर्ड, इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द विलियम ट्रॉफी प्रमोशन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोजीशन टू अनोदर। ट्रॉफी ने क्या बोला था कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ड्यूटीज़ चेंज होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, टाइटल, पे सब कुछ चेंज होके हायर स्केल में चला जाता है। ठीक है, एल डी वाइट ने इसे डिफाइन किया था एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम ए गिवन पोजीशन टू ए पोजीशन ऑफ हायर ग्रेड। ओके, तो प्रमोशन में लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड में जाते हैं आप, लोअर क्लास से हायर क्लास में जाते हैं आप, लाइक लोअर सर्विस से हायर सर्विस की तरफ चले जाते हैं आप। ठीक है, अब अगला होता है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का मतलब होता है कि इंक्रीज़ इन पे। अगर आपकी पे इंक्रीज़ हो रही है तो वो एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट रेफर टू इंक्रीज इन पे डज नॉट इन्वॉल्व चेंज ऑफ ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमोशन। इसको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमोशन बोलते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक एडवांसमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द सर्विस, कंडीशनल एडवांसमेंट्स बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी एंड सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन द सर्विस। ठीक है, तो ट्रांसफ़र इम्प्लाई चेंज ऑफ प्लेस ऑफ द वर्क विद इन द सेम ग्रेड। ट्रांसफ़र में क्या होता है, ग्रेड सेम होती है, बस प्लेस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ओके। नाउ रीअसाइनमेंट। रीअसाइनमेंट इम्प्लाई चेंज ऑफ वर्क इन द सेम एजेंसी। रीअसाइनमेंट का मतलब होता है कि आपका वर्क चेंज हो चुका है सेम एजेंसी में। ठीक है, फंडामेंटली ये डिफरेंट होती है एडवांसमेंट से, ट्रांसफर से, रीअसाइनमेंट से। प्रमोशन जो होता है डिफरेंट होता है। प्रमोशन इज़ टू गेट इनटू द पोस्ट ऑफ हायर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रमोशन में क्या होता है, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ दी जाएंगी। अब जो देर आर 3 प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन, सीनियोरिटी, मेरिट एंड सीनियोरिटी कम मेरिट। ठीक है, तो इसमें सर्विस में अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज मेकिंग प्रमोशन डिटरमाइंड बाय द ड्यूरेशन ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय एक्स से हैज़ ए लॉन्गर सर्विस टू क्रेडिट देन एम्प्लॉय वाई इज़ गिवन द पोजीशन, देन एक्स इज़ एलिजिबल फॉर द प्रमोशन। ओके, तो अगर एक्स जो है प्रॉपरली लॉन्गर सर्विस तक काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन दिया जाएगा। मेरिट प्रिंसिपल इम्प्लाई दैट द मोस्ट मेरिटोरियस एम्प्लॉय शुड बी प्रमोटेड एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने प्रमोशन एग्जामिनेशन होता है जिसमें ओरल या रिटन टेस्ट होगा, एफिशिएंसी रेटिंग्स होंगी आपकी। ठीक, seniority cum merit principle provide the promotion should be determined on the basis of both length of the service and the qualification. First principle apply at lower level, second will be the higher level. विलोबी ने बोला था कि हमें एक स्टैंडर्ड्स, स्पेशलाइजेशन, ड्यूटीज़ और क्वालिफिकेशंस को देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ दिस पोजीशन, लाइक क्या आपकी क्लास है, ग्रेड है, एंड इंक्लूजन विद इन द क्लासिफिकेशन फॉर द पोजीशन। सो दिस वॉज गिवन बाय द विलोबी। इसके अलावा इसने बताया था अडोप्शन ऑफ द फार पॉसिबल प्रिंसिपल ऑफ रिक्रूटमेंट फिलिंग अप द हायर पोस्ट। ठीक है, तो एक आपको ऐसी कोई चीज़
चाहिए जिससे आप हायर पोस्ट को फिल कर रहे हो रिक्रूटमेंट से, एंड द अडॉप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेरिट के लेंगे आप, एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव मेरिट्स। अभी प्रमोशन इन इंडिया, द सीनियोरिटी कम मेरिट प्रिंसिपल जो है ये इंडिया में चलता है, एंड दिस इज इंक्लूडिंग द सेंट्रल पे कमीशन। तो सेंट्रल पे कमीशन को हम जानते हैं। ओके, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न इज द प्रमोशन मेकिंग अथॉरिटी एंड प्रमोटिंग टू हायर पोस्ट। डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटीज आर सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स, एंड द ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 बनाया गया है 33% ऑफ द फॉर द IAS एंड IFS एंड IPS। ठीक है, so this recommendation of selection committee constituted. Now next is the first ARC Commission of India recommend system of confidential report. फर्स्ट ARC जो है इसने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दिया था। ठीक है, ना इसमें आप आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, इनडिफरेंट, पुअर इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी वॉज एक्सेप्टेड बाय द फर्स्ट इंडिया कंपनी 1669 में। तो प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी को लाया गया था, एंड ICS एग्ज़ाम जो है 1861 में कंडक्ट हुआ। अब है पे एंड सर्विसेज। तो जब पे होता है दैट इज़ नोन द सैलरी ऑफ द कंपनसेशन, ए साउंड एडिकेट कंपनसेशन प्लान वेरी इसेंशियल, एंड देयर इज नो सिंगल प्रिंसिपल ऑफ द डिटरमाइनिंग द फिक्सेशन ऑफ पे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जितनी भी सैलरी है आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देना होगा। इट शुड बी द यूनिफॉर्म पे रेट्स विदाउट एनी individual verification based on the favoritism. ठीक है, so that is should be compensate the position and not the individualism. Next is the parity with the outside employment. So this is pay scale of the government servant should be fairly compatible with the pay scale of the private sector, and British Industrial Code 1935 award supported a principle while dealing with this postal cost of living दी जाती है। the salary of the paid government employee must be both adequate and just. They should have a relationship with the cost of living and pay scale of the employee. Further, the pay scale should be revised and adjusted by the change of cost of living. Economic position of the country, that like this is because of financial position of the government depend upon the economical situation, like USA, UK, France, ये सब people higher post में जाते हैं। State as a model employer. Another principle is taken into account that pay scale. Government employee that state should be act as a model employer. The Tomlin Royal Commission on the Civil Service Britain has mentioned the following. टॉमलिन कमेटी है जो कि यूके में आई थी। ठीक है, इसने बोला था कि एन एम्प्लॉय हु इज़ अहेड ऑफ अदर एम्प्लॉयज सोसाइटी इज़ द मैटर ऑफ पे। द स्टेट शुड बी वन ऑफ द फ्रंट रैंक एम्प्लॉय इन द सोसाइटी, एंड इट ओनली एम्फेसाइजिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द एम्प्लॉय एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। तो टॉमलिन कमेटी ने कहा था कि एम्प्लॉय हु हेड ऑफ द अदर एम्प्लॉयर इज सोसाइटी इज़ द मैटर ऑफ पे, एंड द स्टेट शुड बी one of the front rank, and it would only the emphasis the responsibility maintenance of the efficiency. तो पे स्केल ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी डिज़ाइन अट्रैक्ट द एफिशिएंट पर्सन। तो ये एंडरसन कमेटी आई थी। सो दिस एंडरसन कमेटी ने बोला था कि ये अकॉर्डिंग टू द पे स्केल होना चाहिए। ब्रिटिश एम्फेसिस द प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड दैट गवर्नमेंट शुड पे रिक्रूट एंड रिटेन एफिशिएंट। इस्लिंगटन कमेटी जो थी इसने जस्टिफाइड प्रिंसिपल दिया था फिर। ठीक है, नाउ अदर प्रिंसिपल है सोशल कंसिडरेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। मिनिमम वेज जिसकी जॉब है तो एम्प्लॉय यूनियन प्रेशराइज द गवर्नमेंट थ्रू प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग। ऑलराइट, नाउ इसके बाद में है फर्स्ट पे कमीशन दैट वाज इन 1946, श्रीनिवासन वरदाचार्य। सेकंड पे कमीशन 1959, जगन्नाथ। थर्ड पे कमीशन दैट वाज in the third pay commission that was रघुबीर दयाल। ठीक है, रघुबीर दयाल। एंड द फोर्थ पे कमीशन दैट वाज द PN सिंगल 1983 में आया था। एंड फिफ्थ पे कमीशन दैट वाज रत्नावल पांडियन दैट वाज इन 97 में इसने सबमिट की थी रिपोर्ट। सिक्स पे कमीशन 2008 में रिपोर्ट सबमिट की है BN कृष्णा। और सेवन पे कमीशन अशोक कुमार माथुर 2015 में इसने अपनी रिपोर्ट, और अभी रिसेंट वाले भी देखने हैं हमें। ठीक है, अब अलाउंसेस में डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, कंपलसरी सिटी अलाउंसेस, ट्रेवलिंग, डेली कन्वीनियंस, लीव ट्रेवल कंसेशन, मेडिकल एड, चिल्ड्रन एजुकेशन से रिलेटेड यूनिफॉर्म अलाउंसेस, कंपनसेटरी अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस। लीव बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। इट इज़ क्लेम राइट इन दिस लीव सेंक्शन द ऑथराइजिंग। सो
यहाँ पे काइंड ऑफ लीव्स होती हैं ड्यू एंड अप्लाइड फॉर द रिक्वेस्ट. सो फर्दर नो लीव ऑफ द एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड. बट यहाँ पर द वर्जन काइंड ऑफ लीव आर एक्सप्लेन. सबसे पहले जैसे कि कोजल लीव, अगर कोई रीज़न है आपको एब्सेंट होना है ड्यूटी से तो कोजल लीव हो जाता है. सेकेंड है अर्न लीव, मतलब प्रिविलेज भी बोलते हैं. इट इज़ इंटेंड टू इनेबल द एम्प्लॉय टू टेक रेस्ट फॉर सर्टेन पीरियड. ठीक है. नेक्स्ट है हाफ पे लीव होता है. दैट इज़ इवन व्हेन अर्न लीव इज़ क्रेडिट इट ग्रांटेड एदर ऑन द मेडिकल सर्टिफिकेट और प्राइवेट. स्टडी लीव होता है जो कि स्पेशल कोर्सेज होते हैं हायर स्टडी के लिए. मैटरनिटी लीव्स फीमेल्स के लिए, पैटर्निटी फॉर द फादर्स के लिए. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स होते हैं जो कि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर कुछ स्पेशल टाइप की 5 ईयर केसेस और परमानेंट ऑफिशियल्स को दिए जाते हैं. अदर लीव्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस लीव मेंशन आर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर आल्सो एंटाइटल्ड टू द कम्यूटेड लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी या हॉस्पिटल लीव. अब है रिटायरमेंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स है. तो कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है इन विच एम्प्लॉय मेक्स टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन. पार्शली कॉन्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज़ बोथ एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, और नॉन कंट्रीब्यूटरी जिसमें कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है. पेंशन में क्या होता है, सब एन्यूएशन पेंशन ग्रांटेड टू द पब्लिक सर्वेंट वू रिटायर्ड द अटेन एज ऑफ सुपर एन्यूएशन. ठीक है. एज ए 58 ईयर retiring person granted to public servant who retired the completing the 6th period of the before attaining the age of superannuation. Invalid pension public servant who retired the account bodily or mental infirmity होती है तो. And compensation pension granted to the public servant whose permanent post abolished and a provision of the alternative employment होता है जिसके पास, उसको compensation दिया जाता है. कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन दिया जाता है अगर आप कोई सर्वेंट है इसने कंपलसरी रिटायरमेंट ले लिया है. कंपेशनेट अलाउंसेस होता है जिसमें रिमूव या डिसमिस किया जाता है मिसकंडक्ट करने पर. एंड इंजूरी पेंशन होता है जिसमें कि अगर कोई इंजूरियस हो गया है तो दिया जाएगा. फैमिली पेंशन होता है जो कि पब्लिक सर्वेंट ऑन द डेथ हो जाए या कुछ हो जाए. प्रोविडेंट फंड है. इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट विच इज़ पेड टू द एम्प्लॉय लम्प सम ऑफ वन इंस्टेंट. इट इज़ पार्टली कॉन्ट्रीब्यूटिव सिस्टम ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड. ग्रेचुइटी इट इज़ पेड टू द पब्लिक सर्वेंट एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन लम्प सम ऑफ वन टाइम में ग्रेचुइटी दिया जाएगा जिसमें सर्विस ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, डेथ ग्रेचुइटी. लीव इन इनकेशमेंट होता है जिसमें दिस एम्प्लॉय आर ग्रांटेड ए लमसम कैश इक्विवेलेंट टू द लीव. इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं जो कि 1980 में आई थी स्कीम. एम्प्लॉय रिलेशनशिप राइट टू ऑर्गेनाइज दैट वाज आर्टिकल 19. फ्रीडम टू द स्पीच एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन. Further, the Constitution Article 309 employed to the election regulate the recruitment, service conditions, appointments of the public service, conduct rules made under the provision. Therefore, the position in India is that civil servant cannot become a member any service which is not recognizing the government. It should consist the government employee only. It executive should be the form of among its member only. It should be neutral होनी चाहिए. And it should not enter individual cases. This matter considered a detailed second pay commission. The membership and association which not recognizing the government should not be treated disciplinary offense. The rules recognition must be conceived grant recognition. Right to strike जो है वो UK जो है that is in India is no law prohibiting the strike by civil servant. ठीक है. However, the conduct rules prohibit the civil servant from participating in a strike. Hence, the striking by the civil servant considered disciplinary offense. जगन्नाथ दास कमीशन है तो सेकेंड पे कमीशन सेड दैट सिविल सर्वेंट शुड नॉट एंजॉय द राइट टू स्ट्राइक. किसने बोला था, ये बोला था जगन्नाथ दास कमीशन ने. तो जगन्नाथ दास कमीशन ने बोला था कि उनको ये राइट नहीं दिया जाएगा. पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आ गया है. अब पॉलिटिकल राइट्स में क्या होता है, तो नाउ द पॉलिटिकल राइट्स जो हैं ये USA इंडिया आल्सो इम्पोज सीवर रिस्ट्रिक्शन. बट जो फ्रांस है वहाँ पर दिए जाते हैं. शुड नॉट इंडल्ज एक्टिव पॉलिटिक्स, शुड नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, शुड नॉट कैनवास फेवर एनी कैंडिडेट, शुड नॉट कॉन्टेस्ट लोकसभा असेंबली इलेक्शंस. ठीक है. फिर मशीनरी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. स्टाफ कमीशन वॉज स्टेब्लिश इन 1954 एंड 1954 एंड द फर्स्ट पे कमीशन जो था इट वॉज इन 1957. प्रोवाइड द मशीनरी फॉर डीलिंग विद ग्रीवेंसेज टू नेगोशिएट द सेटल डिस्प्यूट ऑफ द कंडीशन सर्विस, ensure the maximum cooperation, improve the efficiency, to promote the welfare and machinery. Ministry Staff Council, a senior staff council
and the class employees are excluded from scheme. The second pay commission was found that council were not effective fulfilling the objectives. So a central joint council should be established for civil services. A compulsory arbitration tribunal होना चाहिए and the Ministry of Labour should play important role for this. The above recommendation was 1966 when the machinery for joint consultation compulsory arbitration will be there. Joint consultative machinery was a pattern of Whitley Council in the UK, and that was the JCM, general principle related to the recruitment, all matter pertaining to the condition service, improvement of the efficiency and welfare of employee. So that was the Whitley Council came in the UK for the general principle of recruitment, promotion, discipline and pertaining to the condition of the service. JCM like जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है इंक्लूड करता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, पर्सन एम्प्लॉयड, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, एम्प्लॉय ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड द पुलिस पर्सनल. देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर द कंपल्सरी आर्बिट्रेशन केसेस ऑफ द पर्पस ऑफ द ब्रॉड आर्बिट्रेशन कंट्रोल. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इस्टेब्लिश किया गया है इसके थ्रू. एंड फाइनल सब्जेक्ट टू द ओवरराइडिंग अथॉरिटी फॉर द पार्लियामेंट. नाउ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन की बात करें, सो कोड ऑफ कंडक्ट जो है ऑल इंडिया सर्विस 63, 68, फिर ऑल इंडिया सर्विस 69, सेंट्रल सिविल सर्विस 64, सेंट्रल सिविल सर्विस 65 एंड रेलवे 66. सो लॉयल्टी होना चाहिए, ओबे करना है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड मैरिटल रेस्ट्रिक्शंस है, रिलेशनशिप विद मीडिया, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं. ठीक है. डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब होता है इट इज़ ए फॉर्मल डिसिप्लिनरी एक्शन कॉन्स्टिट्यूट इम्पोजिशन ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर पेनल्टीज. सो सेंसर करना, विथहोल्ड करना, इंक्रीमेंट, प्रमोशन को कम करना, रिकवरी करना लॉस, रिडक्शन ऑफ लोअर पे स्केल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम द सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, वेरियस स्टेप्स हैं प्रोसेस के. पहला है कॉलिंग फॉर द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय अगेंस्ट द वूम डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएटेड, फ्रेमिंग द चार्जेस, सुपरसेशन एम्प्लॉय फ्रॉम द सर्विस, हियरिंग द चार्जेस, finding the making reports, giving second opportunity to employee, defend himself, punishment orders and appeal. A civil servant cannot be removed, dismiss authority subordinate to this, that was article 311. Civil servant cannot be reduced rank, removed, dismissed unless the reasonable opportunity, defend himself 311. President of India disciplinary authority was all India services. ठीक है. So in respect to this, neutrality and the anonymity is also there. So a proper harmonious relationship between the political executive and the civil servants is greater important. So smooth efficient functioning के लिए the political executive derive its power from the people and periodic elections होते हैं. The civil servant on the other hand selected on the basis of merits derived from the administrative position. तो policy making में, interest में, treatment of individual local claims and balancing between the political accountability and direction. So he further analyzing the interaction between in the first two cases political possess formal responsibility but administration supply missing element. So third case administrative defend their distinctive method uniformity against the politicians and particular decision. The fourth case represent the inevitable point of conflict between needs and interest, and the relationship between political and civil servants are governed by the two doctrines, that is neutrality and the anonymity. So what is the neutrality? Neutrality means the political impartiality, non-political nature of the civil servant. Okay. And this is the impartiality, they should tender free and frank advice to the political. Impartiality का मतलब होता है वो free and frank advice दे सकते हैं. They should be objective, dispassionate, apolitical, non-partisan, bent of the professional administrator doing job, the efficiency, integrity, loyalty, proficiency and dedication. तो यहाँ मोहित भट्टाचार्य की पुस्तक है, उसमें न्यूट्रलिटी मीन्स काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्टेलाइजेशन एंड देयर माइट बी चेंज इन द पॉलिटिकल लीडरशिप बट सिविल सर्वेंट वुड बी offer the technical advice to the political master. Now in the word R.R. Jain, political neutrality not only mean to absence of the political activity but also the part of individual member. Great Britain, the concept of the civil servant neutrality is the traditional developed in the Britain. Concept of neutrality was almost synonymous with the operation of the British, and Al Attlee, the Prime Minister of the Britain, regarded it as the strongest bulwark for the democracy. This tradition concept was the neutrality led the Britain, and Masterman Committee was there. The political activity of the civil servants, that was the Masterman Committee. Public confidence gain करना, ठीक है.
So public confidence, then confidence of the ministers, high staff morale, and the Masterman Committee said that any weakening of the existing tradition of political impartiality would be the first step of the political civil service. Such a system would be contrary to the public interest. So from Britain, the concept of neutrality spread to other countries like ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. तो सबसे पहले ये कहाँ आया था? ब्रिटेन में. उसके बाद सब जगह गया. यूएसए में सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी, यूएसए वाज लेड डाउन द हुअर कमीशन. यूएसए में ये कैसे आया था? इट वॉज फ्रॉम द हुअर कमीशन. ठीक है. सो दे शुड बी कीप क्लियर ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड दिस मीन्स दे मस्ट अवॉइड सच इमोशनल अटैचमेंट ऑफ द पॉलिसीज. Senior civil servant would necessarily refrain from all political activities and now perform their official duties fairly, would tend to identify them personally. The senior civil servant should make no public or private statements and assumptions क्या है in liberal democracy having a multi-party system. The political ideology of the government changed due to the periodic election. And under such circumstances, the neutrality of civil service is a precondition for the efficiency of the government. The concept of bureaucratic neutrality is the product of merit system and selection, compensation, and the promotion and civil servant basis of the demonstration of the fitness. According to the Gerald Caden, the merit of the neutrality was Gerald Caden ने क्या बोला था कि जो न्यूट्रलिटी है दैट इज कंटिन्यूटी, परमानेंसी एंड द प्रोफेशनलिज्म एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द दिस political neutrality is the UN handbook is an essential for the merit system, will give the government political makeup and absolutely impartial advice. The spoiled bureaucracy and the politicized bureaucracy are not desirable for the neutral bureaucracy. The public interest demands is a second, according to the Masterman Committee, maintaining the political impartiality in the civil service. It will maintain the confidence also. Now what is the criticism? Criticism किसने किया था? First was the Brian Chapman, neutrality in the public office stand in the end of the moral corruption. तो ये किसका था? ब्रायन चैपमैन ने बोला था. फिर है जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि सिविल सर्वेंट आर द बीइंग फोर्सिफाइड द मेंटल आउटलुक. इंदिरा गांधी ने बोला था कि वी नीड गवर्नमेंट सर्वेंट विथ ए कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टास्क. एपलबी ने बोला था ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव टुडेज पॉलिटिकल सीन मस्ट बी रेस्पॉन्सिव टू द पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट की बात की थी. हेराल्ड क्लीवलैंड ने बोला था टू मच एम्फेसिस न्यूट्रलिटी वुड शिफ्ट द होल गवर्नमेंट इनटू द न्यूट्रल. ठीक है. नाउ बैकग्राउंड क्या है? आर जैन, रोल ऑफ द सिविल सर्वेंट इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसीज डिसीजन मेकिंग, दीज आर नो लॉन्गर कन्फाइंड. लीडरशिप रोल इज अज्यूम द ब्यूरोक्रेटिक particularly developing the country which engage the socio-economical restructuring, involvement of the bureaucracy, and that was the policy execution and practical consideration. An element of the political assessment performance appraisal system. Civil servants said the human being cannot be psychologically neutral on issues and problem which confront them. सो पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी कौन सी होती है? ओपी त्रिवेदी एंड जैन ने बताया था विच इन्वॉल्व द इन्फ्लुएंस और टू द डिग्री कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बाय ओवर्ट और इम्प्लिसिट एक्शन इन द स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स. तो डीपोलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी विच इज़ सिमिलर टू द न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी एंड नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज. सेमी पोलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी वो होती है जो कि which is denominated by political executive act of party line. and committed bureaucracy वो होती है जो कि हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के साथ. एंड दिस इंटरफेयर द पार्टी इन द मैटर ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, प्रमोशन हो गया. फुल्ली पोलिटिसाइज वो ब्यूरोक्रेसी होती है जिसमें कि रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी वर्क करती है. ओके. एंड ये यूएसएसआर के अंदर में है और मैटर्स ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड. नाउ व्हाट इज़ द अनोनिमिटी? अनोनिमिटी जो है मीन्स रेफर टू सिविल सर्वेंट्स मस्ट वर्क बिहाइंड द कर्टेन विदाउट प्रेज एंड ब्लेम. इन अदर वर्ड मोहित भट्टाचार्य ने बोला था अनोनिमिटी मीन्स द सिविल सर्वेंट वुड मर्ली एडवाइज द पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहाइंड वुड प्रोटेक्टेड. द नॉर्म अनोनिमिटी इज रिक्वायर्ड दैट मिनिस्टर हैज़ टू आंसर फॉर द एक्शन वर्किंग अंडर द पार्लियामेंट एंड प्रोटेक्ट देम from the criticism of parliament and the imply the minister assume total responsibility and no omission and commission for civil service. The ministry runs this department and they are politically responsible for activity. ठीक है. मिनिस्टर्स तो ऐसे ही होते हैं. He is mainly concerned with the policy and consult with secretary. The minister decide which course of action adopt alone and would be answer
for the parliament. Therefore, the norms of anonymity is the counterpart to the principle of ministerial responsibility. In other words, principle of anonymity goes hand in hand with the ministerial responsibility. ठीक है. India and the Britain have adopted the parliament form of government and the bedrock of the principle. This system government principle of collective responsibility. Execution shall be the responsibility of the parliament for the action and the policies. So it must be mentioned here, norms and anonymity operate in the case of legal and proper act, not in case of illegal and improper act. In other words, the minister has to proper civil servant who has to implement this definite order, and there should civil servant who is guilty abuse of authority for the personal एंड्स क्रिमिनल एक्ट्स अगर कोई करते हैं तो उनको इम्प्रॉपर और इलीगल एक्ट में डाल दिया जाएगा. सिविल सर्वेंट इज़ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल एंड कैन बी हेल्ड गिल्टी अंडर द लॉ. ठीक है, उनको गिल्टी भी डिक्लेयर किया जा सकता है. एज द सिविल सर्विस इज गवर्न बाय द नॉर्म्स अनोनिमिटी, इट इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. तो वो अकाउंटेबल पार्लियामेंट के लिए नहीं होते. इट इज़ अकाउंटेबल टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दैट द मिनिस्टर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट and cause him to insist the civil servant shall be answerable to him. And the scheme of accountability is so distributed that which minister solely accountable to the parliament and the civil servants is accountable to the minister. ठीक है, तो principle of neutrality and principle of anonymity both are broken down in the recent time, and the civil servant has been named as a blame on the both India and England. But the question of the ministerial responsibility for the action of civil servant was highlighted in India in 1957. That was the Mundra case. मुंद्रा केस में इसको लाया गया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एंड दैट वाज टी कृष्णाचारी वाला जो मैटर था, HM पटेल वाला जो मैटर था, वहाँ पर भी इसको लाया गया था. एंड नाउ छागला कमीशन हेल्ड ए रिपोर्ट, ठीक है, 1958 में, एंड दैट वाज द he cannot be take shelter behind them, but the Chagla Commission upheld the principle of ministerial responsibility and anonymity. Now the administrative ethics. Ethics क्या होते हैं? Administrative ethics is not the professional code of morality. They are the constitute the moral fiber of the civil servants, and civil servants are the professional modern state developed code of moral members. Okay, so the Chester Bernard described the ethical conduct of the moral behavior governed by the belief and the feelings. And the public personal administration Grand Stahel rightly remarked the problem of the ethical conduct of the public officials, commitment for the command for the loyal and disintegrated advice. Now the Paul Appleby ने बोला था, इसकी बुक है मॉरलिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. सो मॉरलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसकी बुक है? पॉल एपलबी की. इसने आर्ग्यू किया था कि मॉरलिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी सेपरेटेड. ठीक है, तो ये बिगर गवर्नमेंट है जहाँ पर इट इज़ नॉट मर्ली बिगर गवर्नमेंट, दैट अल्टीमेट मैटर दैट इज सिग्निफिकेंट इज मॉरलिटी. एडमिनिस्ट्रेशन अलोन कुड एंश्योर बेटर गवर्नमेंट. सो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल एंड कम्युनिकेशन, विलिंगनेस टू इंगेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनल कॉन्फिडेंस, प्रिफर टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक नीड्स, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दिस. जर्मनी में फर्स्ट स्टेट है जो कि मॉडर्न टाइम में प्रोफेशनलाइज सिविल सर्विस को प्रमोट करता है. हाउएवर इट कंटेन द अथॉरिटेरियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, बट स्टिल ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री which developed the democratic type of professional code of civil service. So professional code बनाया UK ने. And regarding the position in India, P.R. Dubashi summarizing, in India though there is no ethical code but called the government servant conduct rule. These rules are the lay down the misconduct done by the public servants and apparently imply the such misconduct which is not permitted, unethical conduct. Okay, so which kind of conducts are this? I am showing here. One is like integrity, loyalty, honesty, efficiency, not partisan, humanless, non-corruption, devotion to duty, secrecy, neutrality, anonymity, impartiality, fairness, and the sincerity. And conduct rule 1954, 55, 56. These three are important to check the arbitrary activity of civil, to promote sense of responsibility, establish, promote the correct relationship, cultivate the high standard, preserve, promote the social welfare, improve the efficiency, strengthen the legitimate system, stabilize the harmonized relationship. And this Dushanbe is utmost important. The public administration should be efficient, but it is even more important and ethical. तो हमें करना क्या है? ऑब्जर्वेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंस एंड द ट्रेडिशन सेट बाय द टॉप एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन, इफेक्टिवनेस, डिसिप्लिनरी एक्शन, इथिकल स्टैंडर्ड, एटीट्यूड एंड soundness of the services, dynamic internal relation, soundness of the training and the attitude of public towards. Here are the various observation for the administration. तो ये क्या है? सबसे पहले हमें करप्शन को दूर करना है. ठीक है,
तो इसने बोला करप्शन को दूर करना है, फेवरेटिज्म, ब्राइबरी, इंडिफरेंसनेस, नेपोटिज्म, लॉलेसनेस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल प्रेशर, दिस ऑल आर बैड फॉर द सिस्टम। सो मोड ऑफ करप्शन 27 मोड ऑफ करप्शन बताए थे किसने, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने। काजिंग लॉस टू द गवर्नमेंट, रॉन्ग असेसमेंट क्लेम, मॉरल टर्पिट्यूड, असेसेंस ऑफ द स्टोर, showing favor to the contract firm, abuse of the official, acceptance of gift, replacement of new postage stamp, misappropriation of the public money, unauthorized occupation, possession asset, misuse of the government employee, non-delivery of the money, and acceptance of the illegal recruitment, cheating, बोरो करना मनी को, इरेगुलर ग्रांट्स लेना, अंडर असेसमेंट करना, मिसयूज़ करना, मिसयूज़ ऑफ एडवांसेस, परचेस करना इमूवेबल प्रॉपर्टी को, क्लेम्स करना, ठीक है। दीज ऑल आर, कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में बताए थे 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द करप्शन। कितने बताए थे? 40 तरीके के करप्शन बताए थे 200 BC में। एंड जस्ट एज इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू टेस्ट हनी दैट जस्ट इट सेल्फ टिप ऑफ द टंग, सो इट इज़ इम्पॉसिबल द गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉट टू ईट अप एटलीस्ट ए बिट ऑफ द किंग रेवेन्यू। ओके, तो जिस तरीके से जो मधुमक्खी शहद को लेती है पता नहीं चलता, वैसे ही नहीं पता चलता गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। संथानम कमेटी जो थी, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, गवर्नमेंट टेकिंग देमसेल्फ फॉर द मैनेजिंग द रेगुलेटरी फंक्शंस। एंड इसके बाद में संथानम कमेटी ने क्या बताया था? संथानम कमेटी ने लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन होना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था 1966 में, ठीक है, पंजाब का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसने एस.एल. गोयल ने इसमें बताया था कि लो सैलरी, इनएडिक्वेट एफिशिएंट सुपरविजन, पॉलिटिकल पेट्रोनेज, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, कलेक्शन ऑफ द फंड, अनविलिंगनेस टू द पीपल टू कंप्लेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लैक ऑफ एग्जाम्पल्स, इनएफिशिएंट अगेंस्ट द करप्शन, डबल स्टैंडर्ड होना, टीडीएस, इनएफिशिएंसी एंड टॉर्चरस कॉस्टली जुडिशियल सिस्टम। सो अमेरिकन डगलस कमेटी आई थी 39 में, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। इन्होंने मतलब अमेरिकन सीनेट जो था अपॉइंटमेंट किया गया था चेयरमैनशिप ऑफ पॉल डगलस के। द कमेटी वॉज एथिकल स्टैंडर्ड फॉर द गवर्नमेंट की बात की थी। तो इसमें नॉलन कमेटी आई थी, इसने बोला था सेल्फलेसनेस होना चाहिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप। बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमेटी आई थी जो कि रोलैंड की थी। फिर कमेटी ऑन द वर्किंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन आया था। देन इसके बाद गोरवाला कमेटी आई थी 1951 में। रेलवे कमेटी 1955 में, गोरवाला 1951 में आई थी। एंड रेलवे इन द 1955 में, विवियन बोस कमेटी 56 में, संथानम 62 में, सेकेंड ARC 2007 में। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन established Washington. It is nation primary organization for and professional administration and sponsor the public administration review, the most significant American journal. Exercise the discretionary authority, oppose all form of the discrimination, recognizing support to the public right, involve the citizen policy decision, exercise the compensation, respond the public in way of compete, clear, easy understand, असिस्ट करना सिटीजन को और प्रिपेयर करना डिसीजन को। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ को रेस्पेक्ट करना है। सो अंडरस्टैंड, अप्लाई द लेजिस्लेशन, वर्क, इम्प्रूव द चेंज लॉ एंड पॉलिसीज, एलिमिनेट द अनलॉफुल डिस्क्रिमिनेशन, मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, रेस्पेक्ट करना है प्रिविलेजेस इंफॉर्मेशंस को, एनकरेज करना है लेजिटिमेट एक्टिविटीज़ को एंड प्रमोट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल को, इक्वलिटी, फेयरनेस एंड रिप्रेजेंटेशन को, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द पर्सनल इंटीग्रिटी, आस्पा दैट वाज मेंटेन द ट्रुथफुलनेस, एंश्योर द क्रेडिट, वर्क कंट्रीब्यूशन, ज्वेलसी नहीं होनी चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर सुपीरियर एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंडक्ट ऑफिशियल एक्ट विदाउट पार्टीसनशिप, promote the ethical organization, enhance the organization capacity, subordinate loyalty, establish the procedure, promote ethical behavior, provide the organization member with a administrative mean decent, promote merit principle, promote the organization accountability, encourage the periodic review. Okay, so that this is about the strive to the professional excellence. आस्पा ने बोला था कि हमें प्रोवाइड करना है, सपोर्ट करना है सिस्टम को, एक्सेप्ट करना है ड्यूटीज़ को एंड एनकरेज करना है देयर प्रिंसिपल्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी, अलोकेट टाइम टू टाइम विद द स्टूडेंट्स, प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन द क्लासरूम स्टडीज़. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द chapter 7 of the public administration related to the recruitment system.